नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका भारतीय इतिहास के कंसेप्ट टॉक में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि आने वाला वीडियो मेरा भारतीय इतिहास के से रिलेटेड भारत के भौगोलिक विशेषताएं या उसके लक्षणों पे होगा। उसके बाद प्राचीन भारत के आरंभिक राज्यों के निर्माण या गठन पर केंद्रित होगा। तो आइए आज हम भारतीय इतिहास में उसके भौगोलिक विशेषताओं पर केंद्रित उसके मुख्य लक्षणों को या विशेषताओं को देखते हैं और समझते हैं। भौगोलिक विशेषताएं। एक बड़ा चैप्टर है, इसे मैं कई टुकड़ों में करके देखने और समझने का कोशिश करूंगा आपके लिए, और ताकि आपको आसान भाषा में इसे समझ में आ सके। तो इसके छोटे छोटे कई हिस्सों में बांटकर देखेंगे और तब पता चलेगा कि भौगोलिक विशेषताएं हमें किस प्रकार से भारतीय इतिहास को समझने और पढ़ने लिखने में मदद करता है। तो इसके एक हिस्से हैं, इसके प्रथम हिस्से हैं इतिहास के प्रमुख तत्व। इसमें कौन कौन से तत्व है उसके बारे में पहले समझेंगे। उसके बाद इसके दूसरे हिस्से में इतिहास और भूगोल यानी जियोग्राफी तथा पर्यावरण के साथ संबंध को समझेंगे। फिर इसके तीसरे हिस्से में भारत के यानी भारत के भू-आकृतिक विभाजन को समझेंगे। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इसके चौथे हिस्से को भारत एवं उसके क्षेत्रीय विशेषताएं समान परिचय को देखेंगे। फिर इसके आगे बढ़ते हुए इसके पांचवें हिस्से में भौगोलिक
नियत तत्व तत्ववाद का तत्ववाद का विचार को समझेंगे कि ये विचार क्या कहता है। भूगोल और इतिहास के बीच को संबंध को परिभाषित करने में और उसके विकास और समृद्धि कहें तो उसे निर्धारित करने में, और तब इसके अंत में हम अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और इसमें हम देखेंगे कि आखिर इन सभी का मिला जुला रूप या कंपोजिट रूप में हमें क्या समझ आता है और क्या मिलता है। तो यह एक बड़ी है टॉपिक और इसे हम खंड खंड में करके देखना शुरू करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम भारत के प्रमुख तत्वों पर बात करते हैं और फिर इतिहास और भूगोल तथा पर्यावरण के साथ संबंध को देखते हैं और फिर भारत के भूआकृतिक विभाजन पर देखेंगे। तो एक एक कर आगे हम कदम बढ़ाएंगे। इसमें एक समान सा छूते हुए टॉपिक है और निकल जाएंगे। उसके बाद आगे खास करके इस टॉपिक में विशेष बातें हैं, जैसे इसके कई हिस्से हैं, इस हिस्से को हम विशेष रूप से देखेंगे, जैसे उत्तर पश्चिम भारत, पश्चिम भारत, फिर है जो गंगा का मैदानी भाग, मैदानी क्षेत्र या गंगा घाटी क्षेत्र, घाटी क्षेत्र, घाटी क्षेत्र। उसके बाद फिर हम प्रायद्वीपीय भारत देखेंगे, भारत। फिर इसी के क्रम में पश्चिम भारत के बारे में देखेंगे, फिर हम पूर्वी भारत, पूर्वी भारत और मध्य भारत के बारे में देखेंगे, और इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए अंत में हम सुदूर दक्षिण भारत के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इन सभी टॉपिक में भारतीय इतिहास के प्रमुख तत्व को हम लेते हैं। ये सब अलग अलग टॉपिक हैं और इसके हिसाब से देखते हैं कि ये सब टॉपिक में कौन कौन से और क्या क्या चीज़ है जो हमें भारतीय इतिहास को समझने में और पढ़ने लिखने में मदद पहुंचाता है। तो पहले हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं
कि दुनिया में किसी भी देश का इतिहास हो, उसके कुछ बुनियादी तत्व हैं जिसके बिना उस देश का इतिहास नहीं बनाया जा सकता, या कहें तो अधूरा रह सकता है। और उसी के क्रम में हमारा भारतीय इतिहास भी एक दुनिया का या विश्व के मानचित्र पे एक बड़ा स्थान रखता है। और हमारे भारतीय इतिहास के अध्ययन और निर्माण में भी उसके कुछ बुनियादी या मूल तत्व हैं जो इतिहास निर्माण में मदद करते हैं। उनमें एक सबसे पहला जो तत्व है वो मानव है। वो पहला जो तत्व है वो मानव है, मनुष्य, मानव। मानव क्योंकि इतिहास के केंद्र में है, दुनिया के सभी सभ्यताओं के विकास में मानव का ही योगदान है। और मनुष्य ने जैसे जैसे अपना तरक्की किया, वैज्ञानिक एवं बौद्धिक उन्नति किया, उस हिसाब से अपनी सभ्यता और संस्कृति को विकसित करते चले गए और आज 21वीं युग में पहुंच चुके हैं, 21वीं सदी में आ गए हैं और हम लोग 21वीं सदी में बात कर रहे हैं। आज हम 21वीं सदी में एक ही साथ हम 21वीं सदी में कहें तो वर्तमान में खड़ा है, प्रेजेंट में। और प्रेजेंट में खड़ा रहते भर में या रहते हुए हम अतीत की ओर झांक रहे हैं। हम पास्ट में देख रहे हैं कि आखिर ये अतीत में क्या हुआ था, ये लाखों साल पहले। और अपने अतीत में झांकने के पीछे क्या उद्देश्य है? सिंपल सा बात है, भारतीय इतिहास को एक विषय के रूप में पढ़ना, एक समझना और उसे कंपटीशन में पूछना या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछना, उससे सवाल करना, स्वाभाविक सी बात है कि हम अपने अतीत से सीख लेकर वर्तमान में रहते हुए अपना भविष्य को सुंदर बनाना चाहते हैं, सहज बनाना चाहते हैं और अधिक उन्नतिशील और विकसित बनाना चाहते हैं। तो यानी हमें भविष्य की ओर नज़र रखते हुए हम अतीत का अध्ययन कर रहे हैं। हमें भविष्य की ओर नज़र रखते हुए ये अतीत का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये लाखों करोड़ों वर्ष पहले हम अतीत में झांक रहे हैं और अभी हम वर्तमान में खड़ा है। तो खड़ा कौन है? खड़ा पशु और पक्षी भी है, लेकिन मनुष्य की तरह पशु और पक्षी के पास बुद्धिमत्ता नहीं है। हाँ, कुछ पशु पक्षियों में कुछ विशेष सामुदायिक और बौद्धिक गुण पाए जाते हैं। मनुष्य की तरह थोड़ी सी प्रवृत्ति दिखती है, तो उसके आधार पे ऐसा नहीं कहा जा सकता है या मनुष्य की बराबरी या मानव की बराबरी पशु पक्षियों से नहीं की जा सकती है। तो वर्तमान में रहते हुए अतीत में हम झांक रहे हैं और अतीत की गलतियों, अतीत की हमारे तरक्की, अच्छाइयों, ज्ञान और शिक्षा, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, समझते हुए, पढ़ते हुए हम वर्तमान को पार कर रहते हुए वर्तमान में भविष्य को सुंदर बनाने की बात कर रही हैं। तो ये दुनिया का किसी भी इतिहास में मानव इसके केंद्र में है, मनुष्य जो है इसके केंद्र में है। आप कहीं भी किसी भी देश का इतिहास को आप पढ़ें, उसके प्रमुख तत्वों में मनुष्य एक अवश्य मिलेगा। इसके दूसरे जो तत्व है वो इसका भूगोल है। इसके दूसरे तत्व में भूगोल है, यानी ज्योग्राफी। भूगोल कहने का क्या आशय है?
भूगोल कहने का आशय यहाँ पूरा एक सब्जेक्ट नहीं है जो विषय के रूप में विश्वविद्यालय स्कूल स्तर से लेकर के विश्वविद्यालय लेवल तक पढ़ाए जाते हैं। वो उसकी गहन और व्यापक मतलब यहाँ नहीं है। इतिहास में भूगोल से एक सीमित मतलब है स्थान विशेष का जैसे स्पेस यानी स्थान, जगह। इसका मतलब ये निकलता है कि ये स्थान विशेष जो है अगर हम नहीं निर्धारित कर पाएंगे तो हम कैसे बता सकते हैं किसी देश का इतिहास, तय कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र विस्तार में मैंने बताया कि आज अगर वर्तमान में देखें तो हमारे पड़ोसी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सभी जो है आज अलग अलग राजनीतिक रूप से स्वतंत्र देश हैं। इनमें से कुछ देश भारत का ही हिस्सा हुआ करता था 1947 तक, लेकिन परिस्थितियों के बस या कुछ ऐसी प्रतिकूल स्थिति देश में पैदा हुई ब्रिटिश शासनकाल में, जिसके वजह से विभाजन हुआ देश का और हमारा अपना ही अंग कटकर एक पड़ोसी देश के रूप में बन गए। तो राजनीतिक रूप से वो स्वतंत्र हैं, लेकिन आज भी हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक और वैचारिक स्तर पर भी एक संबंध जुड़ा हुआ है अपने पड़ोसियों से। तो सीमा के आधार पे हम भले सीमित हैं, एक स्थान पे लोकेटेड हैं, लेकिन वैचारिकी और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पे तो हम सीमा को अतिक्रमण कर चुके हैं, अतिक्रमित रहा है इतिहास में, ये इसे कोई रोक नहीं सकता है। तो यहाँ भूगोल से मतलब उस स्पेस, राजनीतिक स्पेस से है जो एक व्यापक एरिया जो समान रूप से राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लक्षणों को समन्वित कर विकसित होती है, उन क्षेत्रों के बारे में हम भूगोल के इस्तेमाल करते हैं और समग्र रूप से उस क्षेत्र को हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भूगोल द्वारा निर्धारित करते हैं। तो भूगोल से मेरा केवल इतना ही मतलब है कि जिस क्षेत्र का हम इतिहास पढ़ रहे हैं, जिस देश का, महाद्वीप, उपमहाद्वीप का, तो उसके विस्तार क्षेत्र कहाँ तक है, जगह या स्थान या लोकेशन या अवस्थिति कहाँ तक है। तो ये है। इसके तीसरे जो पक्ष है वो प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब मिट्टी, वनस्पति, नदियाँ, पर्वत आदि। जब एक स्थान विशेष निर्धारित हो जाता है भूगोल के हिसाब से, तो स्वाभाविक है कि उन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन होंगे, कम या ज़्यादा। किसी भी देश के भौगोलिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन होंगे और उसी के अनुसार उस देश का अपना एक इतिहास बनता है, एक सांस्कृतिक और सामाजिक विकास होता है। तो यहाँ प्राकृतिक संसाधन यानी प्राकृतिक भूगोल से संबंधित बातें हैं जो किसी भी देश के मौलिक तत्व हैं या किसी भी देश के इतिहास के अध्ययन में मौलिक तत्व कहे जा सकते हैं। और एक अंतिम जो बात है इसके मौलिक तत्व में, वो पर्यावरण है। पर्यावरण
पर्यावरण से आशय है कि वैसी अनुकूल स्थिति जिस स्थिति में अनुकूल स्थिति में एक ऐसा इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी वातावरण बनता है जिसमें जीव, पेड़, पौधे और फसलें सभी चीज़ों का विकास होता है और उस क्षेत्र विशेष की एक निवास क्षेत्र बन जाता है। जैसे कुछ ऐसी फसलें हैं जो हमारे भारत में ही एक विशेष क्षेत्र में ही पैदा लेती है और पर्याप्त रूप से उत्पन्न होती है। उसी तरह से कुछ ऐसे जीवन शैली है जैसे कि खान पान, तो वो एक विशेष क्षेत्र में पैदा या उपजे हुए पौधे से, पेड़ पौधे से, फसलों से प्राप्त अनाज और फल सब्जियों के आधार पे निर्धारित होता है और एक संस्कृति विकसित होती है। तो अनुकूल पर्यावरण जिन पेड़ पौधों या जीवों या मनुष्यों को जिस क्षेत्र में मिलता है वो उसके एक पर्यावरण का निर्माण करता है और उस पर्यावरण के आधार पे हम उसको निर्धारित और विश्लेषित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया के किसी भी इतिहास को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके जो मुख्य तत्व है वो ये चार तो होना अनिवार्य है ही। इसके अलावा भी आप अपने सूझबूझ से सोच सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन चारों में सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मानव पूरा इतिहास के केंद्र में है, तो केंद्र में रहते हुए यह मानव अतीत से आज वर्तमान तक जब पहुंचा है तो कई सारे प्राकृतिक आपदा, विपदा और प्रतिकूल स्थितियों को झेलते हुए उन पर बौद्धिक रूप से, तकनीकी रूप से नियंत्रण करते हुए अपना सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को विकसित किया है, एक सभ्यता बनाया है। तो इस सभ्यता में जब आप देखते हैं तो चीन में भी भूगोल के आधार पे चीन में भी, फिर मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता जो दजला और फरात नदियों के नदी घाटियों में विकसित हुई, फिर चीन की सभ्यता, अमेरिका में माया सभ्यता जो प्राचीन कालीन सभ्यता है, फिर ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में निएंडर घाटी में जो सभ्यता विकसित हुई, ये सभी सभ्यताएं राइन नदी के क्षेत्र में विकसित हुई। तो ये सभी सभ्यताएं विश्व में मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है जो प्राचीन काल से ही रहा है। उसी तरह से भारत में आप अगर लें या भारतीय उपमहाद्वीप में लें तो आपको आरंभिक सभ्यताएं मध्य भारत में भीमबेटका यानी विंध्याचल, मैकाल और सतपुरा के पहाड़ियों के आसपास, छोटा नागपुर, सिंहभूम, पुरुलिया क्षेत्र जो आज के बिहार झारखंड में हैं, उसके बाद आपको बिहार में चिरांद, फिर आप दक्षिण भारत में अगर चले जाएं तो गोदावरी और तुंगभद्रा नदियों के क्षेत्र में पौराणिक सभ्यताएं बसी। उसके बाद जब आप पूर्वी एरिया में चले जाएं तो दामोदर नदी घाटी के आसपास उड़ीसा में मयूर या भयूरगंज जो बंगाल में है, वहाँ सभ्यताएं बसी। तो इस पर हम डिटेल्स बात करेंगे जब आगे पाषाण काल पढ़ाएंगे, लेकिन संक्षिप्त रूप में हम यही कह सकते हैं कि इतिहास के प्रमुख तत्व है। इसके बिना हम इतिहास के अन्य चीज़ों को निर्धारित करने में सक्षम तो होंगे, लेकिन इतिहास अधूरा रह जाएगा। तो इन प्रमुख तत्वों को समझकर हम
अपने इतिहास को या आप किसी भी देश के इतिहास को अच्छी तरीके से समझ बूझ सकते हैं। अब इसके अगले जो पार्ट है वो संबंध पर केंद्रित है। अगले पार्ट इसके संबंध पर केंद्रित है। इसके दूसरे पार्ट, आइए अब देखते हैं कि इतिहास और भूगोल के बीच क्या संबंध है। इसके दूसरे भाग हैं इतिहास का भूगोल के साथ संबंध। पहले एक पक्ष को देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अभी भूगोल हमारे स्थान को निर्धारित किया। भूगोल का यानी ज्योग्राफी का ही एक अंश पर्यावरण और इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी है। और भूगोल में ही मानव केंद्रित जहाँ भी सभ्यता विकसित हुई है, बस्ती विकसित हुई है, वो भी एक मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। तो जब हम भूगोल यहाँ इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं और भूगोल के साथ संबंध को जोड़ते हैं तो पहली तो बात है कि जो प्राकृतिक तत्व हमें मिला है उन तत्वों को आधार पे हम इसके संबंध को लेते हैं या तय करते हैं। तो इसमें प्राकृतिक तत्व एक हैं, जो प्राकृतिक तत्व। अब प्राकृतिक तत्व क्या है? यानी जो मनुष्य ने नहीं बनाया है, जो प्रकृति द्वारा हमें सीधे मिला है, पृथ्वी के निर्माण काल से ही हमें प्राप्त है। और उन तत्वों का हम सदुपयोग कर अपनी सभ्यता, संस्कृति और जीवन को जी रहे हैं। यहाँ तक कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी यानी ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम या अन्य सारी चीज़ें हैं, ये भी एक प्रकृति द्वारा ही निर्मित और परिवर्तित रूप है या मॉडिफाइड रूप है। ऊर्जा का तो मेन केंद्र सूर्य है। सारे प्लांट से लेकर जितना भी जीवाश्म ईंधन और सौर ऊर्जा या इलेक्ट्रिसिटी जो आप पैदा कर रहे हैं, वो सारे ऊर्जा का केंद्र तो मुख्यतः नहीं बल्कि ऊर्जा का मुख्य केंद्र सूर्य है और सूर्य के द्वारा ही आपको ऊर्जा मिलता है। वो इस तरह कि आप जानते ही हैं कि हम सब मनुष्य रहते भर में भी सीधे हम अपना आहार नहीं बना सकते। तो जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा आहार बनाते हैं। जब वो अपना आहार यानी भोजन तैयार करते हैं तो उसके कुछ हिस्से वो स्वयं ले लेते हैं, ग्रहण करते हैं अपने काम में, अपने कार्य में, और बाकी के बचे हुए अन्य जीव जो शाकाहारी हैं वो ग्रहण करते हैं। फिर शाकाहारी जीव जो साग खाकर या पेड़ पौधे पे जीवित रह करके आगे बढ़ते हैं तो उसको एक फूड श्रृंखला यानी खाद्य जो श्रृंखला है, फूड चेन है, उस क्रम में आते हुए हम मनुष्य तक जो पहुंच रहा है। और ये जो ईंधन है ये लाखों करोड़ों वर्ष भूकंप में दबे या डिजास्टर में
दबे उन बड़े बड़े वृक्षों के परिवर्तित रूप हैं जो बहुत अत्यधिक तापमान पे कोयले और पेट्रोलियम में बदले। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो सूर्य है, जो हर स्थिति में हमें ऊर्जा देता है। तो हमें प्रकृति से जो तत्व मिले हैं वो तत्व हैं मिट्टी, जल, वनस्पति, वनस्पतियाँ, पर्वत, सागर, वायु आदि। तो बिना इसका जीवन की कल्पना कैसे की जा सकती है? मिट्टी आपके फसलों के लिए, आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये तो आप जान ही रहे हैं। आप मिट्टी पर ही तो घर मकान बना सकते हैं, रह सकते हैं, चल सकते हैं, खा पी सकते हैं, टहल सकते हैं। कोई भी सभ्यता का निर्माण कहाँ करेंगे? धरती पे करेंगे, और धरती के ऊपरी सतह मिट्टी है। तो ये आपको चट्टान या मिट्टी आपको स्वाभाविक रूप से प्रकृति ने प्रदान किया है। और जितना भी ये प्राकृतिक संसाधन है, इसके बिना आप इतिहास कैसे बना सकते हैं बताइए? इतिहास किसका बनेगा? मनुष्य के ही तो बनेगा ना। मानव गतिविधियों के हजारों साल नहीं लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व से लेकर के आज तक के उनकी गतिविधियाँ, उनकी क्रियाकलाप, उनकी उपलब्धियाँ, उनके द्वारा स्थापित किए गए संस्कृति, भाषा, ये सब का ही तो कंपोजिट या समन्वित रूप ही इतिहास है ना। तो इस इतिहास को बनाने के लिए भूगोल अगर सहायता नहीं करेगा, भूगोल में प्राकृतिक भूगोल सहायता नहीं करेगा, तो फिर मनुष्य कैसे रहेगा? जब प्राकृतिक रूप से दिए गए ये सारे संसाधन ही तत्व नहीं रहेंगे, ये तत्व ही नहीं प्राप्त होगा, तो फिर मनुष्य या कोई भी जीव कहाँ रहेगा? और जब रहेगा ही नहीं तो किसका भूगोल आप बनाएंगे? किसका इतिहास बनाएंगे? किसका इतिहास बनाएंगे? किसका इतिहास पढ़ेंगे? आप अतीत की ओर किसके लिए झांकेंगे? कौन दिखाई पड़ेगा? और किसके लिए भविष्य आप तय करेंगे? आप हैं ही नहीं तो किसके लिए करेंगे? तो ये प्रथम बिंदु है जो आप समझ सकते हैं कि प्राकृतिक तत्व कितना गहरा संबंध है। इसके दूसरे बिंदु में अगर आप आ जाएं तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक जो तत्व है वो एक क्षेत्र विकसित करता है, और वो क्षेत्र प्राकृतिक क्षेत्र होता है। जैसे जंगल आप नहीं बना सकते, आप जंगल नहीं बना सकते हैं, आप पहाड़ या पहाड़ियाँ या पर्वतें नहीं बना सकते हैं। तो ये प्राकृतिक जो क्षेत्र तय करता है, जिसको प्राकृतिक क्षेत्र, क्षेत्र निर्माण, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप गंगा के मैदानी भाग देख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि गंगा के मैदानी भाग यानी गंगा घाटी का क्षेत्र, या दक्षिण भारत में कावेरी और गोदावरी का क्षेत्र स्वाभाविक रूप से राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र से भिन्न है। उत्तराखंड या उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के पहाड़ी इलाके से इसका भिन्न स्थिति है। आसाम के पहाड़ी इलाके से इसका भिन्न स्थिति है। मध्य भारत एक पठारी एरिया है। तो हमारे देश के
भौतिक तत्व तो हैं, लेकिन उस भौतिक तत्वों में विविधता है। दक्षिण भारत के जो मिट्टी है वो एक अलग किस्म की है, वहाँ एक अलग प्रकार के फसलें का निवास स्थल है। उत्तर भारत में एक अलग किस्म की मिट्टी है। तटीय इलाका जो भारत का है वो एक अलग प्रकार की मिट्टी रखता है, जो आप कह सकते हैं डेल्टाई क्षेत्र। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर है, दोनों के बीच फसलों के पैटर्न में अंतर है। राजस्थान के मिट्टी और गुजरात के मिट्टी में अंतर है। गुजरात के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सा काली वाली मिट्टी क्षेत्र है, तो गुजरात के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा जो राजस्थान से सटे हैं वो कुछ रेगिस्तानी इलाका में पड़ जाते हैं। राजस्थान में भी पूर्वी राजस्थान उपजाऊ क्षेत्र है और पश्चिमी राजस्थान वो रेगिस्तानी इलाका है, थार रेगिस्तान है। तो प्राकृतिक क्षेत्र का निर्माण इसी तरह से कर रहा है कि कौन सा इलाका वन है, बंजर है, उपजाऊ है, ये सारे चीज़, और उसी इलाका के आधार पे वहाँ एक संस्कृति विकसित होती है, वहाँ जनसंख्या घनत्व भी निर्धारित होता है। स्वाभाविक है गंगा के मैदानी इलाका में, विशेषकर मध्य गंगा, अगर गंगा के मैदानी इलाका को ही देखें तो गंगा के ऊपरी क्षेत्र जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है। मध्य क्षेत्र है जो मैदानी उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र है, यूपी, बिहार। और निचला क्षेत्र है गंगा का, बंगाल का, पश्चिम बंगाल का, वो तटीय क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्र है। तो गंगा के मैदानी क्षेत्र में भी कई उपविभाजन हैं, तो एक यह अलग पैटर्न बनाता है और उसके आधार पे वहाँ आवास, सांस्कृतिक विकास, जीवन शैली को निर्धारित करता है। उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि जो क्षेत्र प्राकृतिक रूप से संपन्न होगा, जो क्षेत्र प्राकृतिक रूप से संपन्न होगा, स्वाभाविक है नेचर उसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, वो पहले उभरेगा। मगध, गंगा क्षेत्र में मगध जो साम्राज्य उभरा, वो मगध साम्राज्य के पीछे का कारण है नेचर का सपोर्ट, डायरेक्ट सपोर्ट, नेचर का सपोर्ट। क्योंकि एक तो ये क्षेत्र जो है मध्य गंगा का क्षेत्र, वो स्वाभाविक रूप से उपजाऊ क्षेत्र है। जहाँ अत्यधिक फसल उत्पादन होगा तो स्वाभाविक है जनसंख्या भी अधिक होंगे। जब जनसंख्या अधिक होंगे तो उसके क्षेत्र में मानव जनसंख्या का उपयोग और सरप्लस उत्पादन यानी अतिरिक्त उत्पादन भी होगा कृषि का, उससे राज्य विकसित होगा। सैन्य कार्यों में भी उस जनसंख्या को उपयोग किया जाता है, तो मगध ने लीड लिया। कौशल जैसे राज, मगध, अवंती, ये सब मध्य क्षेत्र में ही विकसित हुए। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक क्षेत्र हैं वो सांस्कृतिक, सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र भी निर्माण करते हैं या पहले निर्माण करते हैं। उसके बाद प्राकृतिक वास क्षेत्र पर हम बात करते हैं। फसलों का प्राकृतिक क्षेत्र, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि यूपी, हरियाणा,
पंजाब आदि क्षेत्र में गेहूं प्रधान है। वहीं उड़ीसा, बंगाल, बिहार में चावल मुख्य भोजन है। क्योंकि ऐसी फसलों को उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में यूपी, बिहार और यूपी, हरियाणा, पंजाब की मिट्टी, वहाँ की जलवायु, तापमान उसको विशेष सपोर्ट करते हैं। हालांकि आज के डेट में बिहार में भी हो रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से जो बास क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल आज भी चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान है भारत में। तो स्वाभाविक है कि वहाँ भोजन की आदतें, यानी खाना में, भोजन में, मुख्य आहार में चावल ज़्यादा होगा बंगाल, उड़ीसा क्षेत्र में, और आज भी है। हरियाणा, पंजाब, यूपी में मुख्यतः रोटी यानी गेहूँ ज़्यादा है, तो बास क्षेत्र का भी निर्माण होता है। फिर जो है आप देखें कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो इस बात पर मैंने बताया है कि इसको नेचर सपोर्ट कर रहा है, प्रकृति सपोर्ट कर रहा है, इसे जो है प्रकृति सपोर्ट कर रहा है। नेचर सपोर्ट कर रहा है। फिर आप देखेंगे कि इसका एक जो हिस्सा है वो सिंचाई पैटर्न भारत में आप देखें तो उत्तर भारत, और दक्षिण भारत, आप उत्तर भारत में तुलना करके देखें तो नदियाँ, नहरें द्वारा आम रूप से वर्षा तो है, वो तो प्राकृतिक है, लेकिन दक्षिण भारत में आप जो है सिंचाई पैटर्न को अगर देखें, इस दक्षिण भारत में तो आपको जलाशय, और कुआं की अधिकता दिखेगी। उसी तरह से अगर आप पूर्वी भारत में देखें, पूर्वी क्षेत्र, बंगाल, तो वहाँ आप तालाब पाएंगे, स्थानीय तालाब। पूर्वी क्षेत्र में आपको छोटे स्थानीय तालाब दिखाई पड़ेंगे। बिहार में भी आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इसके पीछे का कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत वालों के लिए नदियाँ या नहरें उपयोगी नहीं है और उसकी या इस विचारधारा को, यानी नदी और नहरों की अवहेलना करते हैं, ऐसा नहीं है बात। नदी दक्षिण भारत में भी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, पेरियार, बहुत सारी नदियां हैं। भूगोल जो है या भौतिक जो स्थिति है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के सिंचाई पैटर्न को अलग करता है। उत्तर भारत में बड़े जलाशय नहीं बनाए जा सकते हैं क्योंकि ये विपदा का कारण हो सकता है। आप जान ही रहे हैं, या जैसा कि आपको मालूम ही है कि आज का जो हिमालय है वो भूगर्भ शास्त्रियों और भूगोल शास्त्रियों के अनुसार
वैज्ञानिकों के अनुसार एक सागर हुआ करता था, तेथिस सागर। तेथिस सागर तेथिस तेथिस सागर, तेथिस सागर। टिहरी बांध परियोजना के विवाद तो आप जान ही रहे हैं। जो दुर्घटना का कभी भी कारण बन सकते हैं और उस पे पर्यावरणविदों का एक अलग विचारधारा है। मेघा पाटेकर जो एक प्रसिद्ध भारत के पर्यावरणविद हैं, उनके लिए और उस जलाशय से विस्थापित लोगों के लिए संघर्ष चला रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। बड़े बड़े जलाशय उत्तर भारत में भूकंप, बाढ़, विपदा के कारण हो सकते हैं, लेकिन वही दक्षिण भारत में बड़े बड़े जलाशय जो हैं वो ऐसे विपदा पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि दक्षिण भारत आग्नेय चट्टान पे बसा हुआ क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भारत। वो कठोर चट्टान है, वहाँ नहरें खोदना कठिनाई है। उत्तर भारत में आसान है, इसकी मुलायम चट्टानें हैं। नदियों के जाल मुलायम चट्टानों को काटकर व्यापक रूप से फैली हुई है। जैसा कि बिहार में आपने बार बार कोसी के प्रकोप, जो बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी, कोसी के प्रकोप को तो देखते ही। उसी तरह से पूर्वी क्षेत्र बंगाल में छोटे छोटे तालाब हैं, बिहार में भी है। कहा जाता है बिहार में, मिथिलांचल क्षेत्र में, कि एक कहावत है कि पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुखपान। ये खान पान में पान, मखाना एक पानी में पैदा होने वाला फल है। फिर या जो कहें वो एक ड्राई फ्रूट के रूप में ही उसको माना जाता है, जिसे अभी जीआई टैग मिल चुका है। पान जो की खेती होती है, मछलियाँ पानी में ही होती हैं, तो नदियों की जाल, मतलब नदी की प्रवाह क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, तो मछलियों के निवास स्थल बन जाते हैं। वो एक भोजन के रूप में उपयोग होता है। पान, मखाना, ये सब चीज़ें जो है एक क्षेत्र विशेष को परिभाषित करता है, एक सांस्कृतिक प्रारूप देता है, एक पैटर्न देता है। तो हम कह सकते हैं पूर्वी क्षेत्र बंगाल में भी मछलियाँ, क्योंकि मिथिलांचल, बिहार और बंगाल तो पहले एक ही सब हुआ करते थे, झारखंड। तो पूर्वी क्षेत्र में साधारण सिंचाई तालाब से की जाती है, मछलियों का भी उसमें पालन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सिंचाई पैटर्न अपने प्राकृतिक और भौगोलिक कारणों से अलग स्थान रखता है। भारत में एक विविधता पाई जाती है, और ये जलाशय, सिंचाई, नदियों और नहरों से इतिहास का क्यों न संबंध है, क्योंकि इतिहास तो मानव का ही इतिहास है ना। ये सारी गतिविधियों में मानव जुड़ा हुआ है। साम्राज्य निर्माण से, कृषि से लेकर के सारी चीज़ों में मानव जुड़ा हुआ है। उसी तरह से अगर हम आगे देखें तो सिंचाई के बाद जो है हमारा वस्त्र शैली, जीवन शैली। हम वस्त्र शैली पर अगर बात करें, वस्त्र शैली,
इस पे अगर हम बात करें तो ये भी हमारे भूगोल द्वारा ही निर्धारित होता है। एक है वस्त्र शैली, और इसका दूसरा अन्य पक्ष है आहार, खान पान, यानी आहार की शैली। ये दोनों भूगोल से विकसित होते हैं। आप देखें कश्मीर में और यहाँ बंगाल में, आप तुलना करें, दोनों दो दिशा में है, एक पूरब में है और एक उत्तर और पश्चिम में है, एक उत्तर और पूरब में है या पूर्व में। कश्मीर में ठंडी है तो वहाँ के वस्त्र अलग है, ठंडी के अनुकूल है, वहाँ एक अलग ज्योग्राफिकल स्थिति है, पहाड़ी एरिया है, हिमालय से सटे है। जबकि बंगाल एक मैदानी इलाका में है, ये सागर के तट पे, यहाँ के तापमान ज़्यादा रहते हैं। तो जिस तरह के वस्त्र शैली कश्मीर में उपयोग किए जाते हैं वो बंगाल में, बिहार में, यूपी में नहीं किए जा रहे हैं। तो वस्त्र शैली राजस्थान में कुछ अलग प्रकार के वस्त्र शैली है। मध्य भारत में अगर आप देखें, जो आज का मध्य भारत छत्तीसगढ़ वाला इलाका है, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ एक अलग जीवन शैली है। और मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र देखें, जो विकसित क्षेत्र है, वहाँ एक अलग जीवन शैली है, दक्षिण भारत की अलग है। तो ये भूगोल हमारे जीवन में विविधता ला रहा है वस्त्र शैलियों में। खान पान की बात जहाँ तक देखें तो आप देखें कि दक्षिण भारत या तटीय भारत और मैदानी क्षेत्र, ये दोनों में अंतर है। आम रूप से तटीय भारत में चावल ज़्यादा होता है, ये मैदानी क्षेत्र में गेहूं ज़्यादा होता है। जो अभी मैंने बात किया, तो ये निर्धारित करेगा कि कौन क्षेत्र का मुख्य आहार क्या बनेगा, कहाँ कौन से फल सब्जियां उगेंगी, कहाँ पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, कहाँ उसका अभाव होगा, कौन सी मिट्टी में किस प्रकार की फसलें होगी, किस क्षेत्र में कितना तापमान होता है। अपने ही उपमहाद्वीप की बात है, अपने ही देश की बात है। तो भूगोल से संबंध वस्त्र शैली और खान पान के से तो जुड़ा हुआ है, इतिहास से जुड़ा हुआ ही है, इसलिए इसके भूगोल से बहुत गहरा संबंध है। आप जानते होंगे कि गंगा का जो मैदान क्षेत्र है एक उर्वर भूमि वाला क्षेत्र है। यहाँ फसलों की विविधता है तो खान पान में भी विविधता है। और इसी को अगर हम अरब कंट्री से देखें, अरब देश, अरब क्षेत्र जो
सीरिया, इराक, जॉर्डन आदि है, वहाँ क्या मिलता है? आज आधुनिक दौर में है तो सामान्य सी बात है कि खाने पीने की तमाम संसाधन उन तक पहुँच रही है, लेकिन उस अतीत में आप झांक करके देखें, और उस अतीत की बात तो दूर है, 100-200 साल पहले ही झांक करके देखें, जब तेल की खोज नहीं हुई थी, वहाँ पे संसाधनों की कमी थी। उस दौर में आम रूप से झाड़ियों से पैदा हुए, खजूर एक झाड़ी वाले पौधा है, तो खजूर, मांस और दूध ये आम रूप से वहाँ के मुख्य आहार के रूप में हुआ करते थे, और वहाँ के जीवन शैली और संस्कृति को निर्धारित कर रहा था। तो हम कह सकते हैं कि भूगोल हमारे जीवन शैली, खान पान को निर्धारित करता है। तो जहाँ तक रह गई बात अब पर्यावरण के साथ संबंध का, इतिहास का पर्यावरण के साथ संबंध का, तो आइए देखते हैं। कि इतिहास का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है। इतिहास का पर्यावरण के साथ संबंध। पहली बात तो कि मानव बस्तियां जो है वो अनुकूल पर्यावरण में ही विकसित हो सकते हैं। तो मानव बस्तियों का जो निर्माण है, मानव बस्तियां, ह्यूमन सेटलमेंट, जिस क्षेत्र में उपजाऊ भूमि होगा, विविध प्रकार के खान पान के स्रोत होंगे, आहार मिलेंगे, तो स्वाभाविक है उस क्षेत्र में जनसंख्या का वृद्धि या जनघनत्व ज़्यादा होगा। आप देख ही रहे हैं कि उत्तर भारत में यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में जनसंख्या दबाव ज़्यादा है, क्योंकि मैदानी इलाके में वेस्ट बंगाल, और यहाँ उपजाऊ भूमि है, पर्याप्त संसाधन है खान पान के, तो उस हिसाब से जनसंख्या वृद्धि भी ज़्यादा है और भूमि कम है, तो दबाव ज़्यादा बढ़ रहा है। भारत के मध्य क्षेत्र में आप देखें, मध्य भारत के छत्तीसगढ़ आदिवासी क्षेत्र बहुल में, तो आप वहाँ पाएंगे कि जनसंख्या थोड़ा विरल है, क्योंकि वो पथरीला इलाका है, पर्वतीय इलाका है, भूमि बंजर है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जीवन के संसाधनों की कमी है, इसलिए उस क्षेत्र में कम आबादी है, दूर दूर बस्तियां हैं, ह्यूमन यानी मानव की बस्तियां, आबादी। फिर आप दक्षिण भारत में जा कर के देखें तो रायचूर दोआब, कावेरी, गोदावरी नदियों के मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व है ज़्यादा है,
क्योंकि नदी घाटी के क्षेत्र हैं। तो आप शुरू में देखें कि जहाँ सुविधाएं ज़्यादा थी, जहाँ नेचर ने ज़्यादा सपोर्ट किया, वहाँ पहली सभ्यताएं विकसित हुई। सिंधु घाटी, पंजाब की 5 नदियाँ और सिंधु, उस क्षेत्र में उपजाऊ जब भूमि थी एक दौर में, तो वहाँ हड़प्पा जैसी सभ्यता विकसित हुई। और उस सभ्यता ने उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैली हुई। आलमगीरपुर एक साइट है जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। तो जब हम हड़प्पा सभ्यता पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो उसमें हम विशेष रूप से जाएंगे। फिर मगध क्षेत्र में मगध साम्राज्य, महाजनपद काल, वैदिक सभ्यता का फैलाव पंजाब की 5 नदियों से आगे बढ़ते हुए पूरब की ओर, यानी गंगा जमुना दोआब में। ये गंगा जमुना दोआब में अगर आप ऐसे आज के डेट में देखें तो यहाँ ये जो है सिंधु नदी यहाँ से ऐसे होते हुए पूरब की ओर फैला हुआ वैदिक सभ्यता का, ये पूरब में फिर दक्षिण तक फैला हुआ। क्यों? बेहतर संसाधनों के खोज में आगे बढ़ते गए, तो अनुकूल पर्यावरण के खोज में, पर्यावरण उसको सपोर्ट कर रहा था, नेचर सपोर्ट कर रहा था। उसी तरह से आप देखेंगे कि असम, लद्दाख वाले जो क्षेत्र है, जो ये पश्चिमी भारत यहाँ पे आएगा, तो आप जानते हैं कि आइए असम, आए जम्मू कश्मीर में लद्दाख, ये जो क्षेत्र है वो पहाड़ी और पथरीला इलाका है। वहाँ की बसावट अलग है, विरल है। वहाँ मकान निर्माण या अन्य चीज़ें एक अलग पैटर्न लिए हुए हैं। जबकि असम जो क्षेत्र है वो ब्रह्मपुत्र नदियों के कारण बाढ़ से ग्रसित भी है, तो वहाँ मकान की बनावट अलग है। असम में बांस पर ऊंचे ऊंचे मकान बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ में डूबे नहीं। हर साल बाढ़ ग्रसित रहता है। तो लद्दाख में पत्थर, लकड़ियाँ एवं अन्य चीज़ों से जोड़कर बनाए जाते हैं, क्योंकि संसाधनों की एक तो कमी है, दूसरा पर्यावरण ठंडा है। तो उसके हिसाब से अपने जीवन को अनुकूलित रखने के लिए लकड़ियों का घर गर्मी प्रदान करता है, थोड़ा जल्दी ठंडी नहीं हो पाती है। तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण जो है हमारा मानव बस्तियाँ जो पर्यावरण के साथ जुड़ी हुई चीज़ है, वो हमारे इतिहास के साथ संबंधित है। तो इतिहास मानव का ही बनेगा। मानव बस्तियाँ मानव है द्वारा निर्मित है, तो इतिहास का निर्माण तो मानव द्वारा ही होगा। उसी तरह से आप देखते हैं कि जब पर्यावरण प्रतिकूल होता है, जब हड़प्पा सभ्यता के बाद सैंधव सभ्यता की बात आती है, सैंधव सभ्यता का पतन, मगध साम्राज्य का उदय, उत्तरी भारत में अधिक जनसंख्या घनत्व, ये सब चीज़ों में आपसी संबद्धता है। सैंधव सभ्यता के पतन के कई कारण गिनाए गए हैं, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। लेकिन उसमें एक कारण प्रतिकूल पर्यावरणीय दशाएं भी है, विवर्तनीय घटनाएं भी है। लेकिन आम रूप से पर्यावरणीय दशाओं के बारे में कहा जाता है कि सैंधव सभ्यतावासी लोग अपने संसाधनों का इतना अत्यधिक दोहन किया कि पर्यावरण उनके प्रतिकूल हो गया, ज़मीन बंजर हो गए, और अपने बेहतर जीवन की तलाश में अपने मूल स्थान सैंधव सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता को
वाले क्षेत्र को छोड़ करके अन्य क्षेत्रों में फैले, बसने लगे। वो एक विचारधारा है, आक्रमण का भी विचारधारा है, जब उसको पढ़ेंगे तो समझेंगे। फिर मगध साम्राज्य का उदय हुआ, स्वाभाविक है, इसके पीछे का कारण उपजाऊ भूमि, पर्याप्त वर्षा, जंगल, लोहे की खोज, अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन, तो जनसंख्या वृद्धि हुई, शहरों का विकास हुआ और राज्य साम्राज्य जैसी चीज़ें अस्तित्व में आई। उत्तरी भारत में अधिक जनसंख्या घनत्व, क्योंकि अत्यधिक खाना था तो जनसंख्या बढ़ेगी, अतिरिक्त पोषण मिल रहा है तो जनसंख्या की वृद्धि होगी। तो ये सब तय करता है, जीवन शैली तय करता है। तो जब हम देख रहे हैं कि पर्यावरण अनुकूल होता है तो जनसंख्या वृद्धि, जीवन शैली और सारी चीज़ें अच्छी होती है, और जनसंख्या पर्यावरण प्रतिकूल हो जाता है तो सभ्यता का पतन भी हो सकता है, जैसा कि हड़प्पा सभ्यता उदाहरण है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जनसंख्या, पर्यावरण और भूगोल दोनों इतिहास से आपसी सहसंबंध रखते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही नहीं, कई ऐसी बाधाएं हैं, जब हम इसके आगे क्षेत्रीय विशेषताएं आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पर्यावरण के लक्षण प्रतिकूल और अनुकूल दिखेंगे कि किस तरह से हमारे ही देश में, हमारे ही उपमहाद्वीप में आवागमन में बाधाएं डाल रही है, राजनीतिक रूप से एकीकरण में बाधाएं डाल रही है भूगोल और पर्यावरण, और कहीं कहीं सपोर्ट भी कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में इतिहास, पर्यावरण, इतिहास के साथ पर्यावरण और भूगोल का बहुत गहरा संबंध है। और जहाँ तक विषयों की बात है तो हमें भले लगता है अलग अलग विषय की, इतिहास केवल अलग विषय है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। जब हम पाषाण काल पढ़ेंगे तो उसमें जब ऐतिहासिक स्रोत पढ़ेंगे जिसमें पुरातात्विक साहित्यिक स्रोत है, तो जब पुरातात्विक स्रोत है, जीवाश्म, पोट्री, अभिलेख, सिक्के और कई ऐसी चीज़ें जो मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार हैं, तो वहाँ पे विज्ञान और मानविकी एक साथ जुड़ जाते हैं। वहाँ एक जीव वैज्ञानिक के भी ज़रूरत पड़ते हैं, भौतिक विज्ञानी और रसायन शास्त्री की भी ज़रूरत पड़ते हैं, और वहाँ इतिहास को पढ़ने में पर्यावरणविद, गणितज्ञ और भूगोल शास्त्री की भी ज़रूरत पड़ता है, वहाँ जियोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ता है। तो वहाँ सारा विज्ञान आपस में मिलकर एक विचारधारा पर पहुँच जाते हैं। तो इतिहास में भले ही हमें सामान्य पढ़ना है, समान रूप से परिचय लेना है, किसी विषयों के माध्यम से सपोर्ट करता है, उतना गहन जानकारी में नहीं जाना रहता है, लेकिन पर्यावरण भूगोल की एक समान समझ और इतिहास के साथ गहरा संबंध है। न हम पर्यावरण और भूगोल के बिना इतिहास की कल्पना कर सकते हैं, और न इतिहास पर्यावरण और भूगोल के बिना निर्धारित किए जा सकते हैं। तो अभी मैंने 2 बिंदुओं पर चर्चा किया और मैं देखा कि
इतिहास के प्रमुख तत्वों को मैंने समझा चर्चा में, और एक इतिहास और भूगोल एवं पर्यावरण के साथ संबंध को। तो इसी के साथ इस क्लास को हम समाप्त करते हैं, और जब हम अगले क्लास में मिलते हैं तो इसके अगले बिंदु भारत के भूआकृतिक विभाजन एवं भारत एवं उसके क्षेत्रीय विशेषता पर बात करेंगे। तो इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए, धैर्य से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो इससे जो आपको ज्ञान मिलता है वो आप अपने लिए उपयोग तो करेंगे ही, किन्हीं और को जो इसके आकांक्षी हैं या इसके आपको ऐसा लगता है कि उन्हें ज़रूरत है, तो उन तक पहुंचाने का, शेयर करने का कोशिश करें। और आपको अगर मेरा वीडियो, मेरा शिक्षण शैली पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो आप कमेंट करें, आपको किन मुद्दों पे, किन विषयों पे और वीडियो चाहिए, या अपने पसंद नापसंद जाहिर करें। तो आज इतना ही। मेरे बात को सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।